आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद सुलेमान खान साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनआईसीसी के। आइए उनसे जान लेते हैं कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में राजनीति का चल रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार यूपी में भी और केंद्र में भी भाजपा की है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने और इस देश के लोगों ने 10 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया कि वो देश को आगे बढ़ा सकें। उनकी बातों को सच माना, उनके वादों को सच माना। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल नौजवानों को, सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, इकोनॉमी को ऊपर करूंगा, तमाम बातें कहीं। लेकिन सारे उनके वादे, सारे जितने भी उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो सब जुमले साबित हुए और झूठे साबित हुए। तो 10 साल में लोग ये समझ चुके हैं, भारत की जनता ये समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने उनके साथ धोखा किया और अब इसमें बदलाव का वक्त आ गया है। जहाँ तक यूपी का ताल्लुक़ है तो 6 साल में जो यूपी के हालात हैं, एक यूपी के भी और देश के भी एक डर का माहौल है। आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकते। किसी को कोई परेशानी है तो आप अधिकारी से अपनी बात नहीं कह सकते। अगर बात कहने की आप कोशिश करेंगे तो तैयार रहिए कि आपके ख़िलाफ़ कोई परेशानी, कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इस तरह का माहौल है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और अगर ये चीज़ें डोमिनेट करने लगें तो ये समझ लिए कि संवैधानिक प्रजातंत्र ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं जिस तरीके से रामपुर में आज़म खान की सियासत शुरू हुई और वो पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा का विषय बने रहे। उनके बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला आया और उनको 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई। तीनों लोग जेल में हैं, क्या कहें? देखिए, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है अभी 2-4 दिन पहले, वो एक अदालत का फ़ैसला है, न्यायालय का फ़ैसला है। मैंने पढ़ा भी नहीं है तो मेरे मालूमात में पूरा नहीं है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये मालूम है मुझे कि उनको सज़ा हुई है, उनको, उनकी बीवी को और उनके बेटे को। जो मेरा अपना आकलन है, एनालिसिस है, वो ये है कि पूरे मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए एक साजिश करी जा रही है। जो भी आपकी मजबूत आवाज़ है, आपके लिए बोल सकता है, आपके लिए आपके दर्द को बयान कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है, तो उसे दबा दो, ख़त्म कर दो और इस लायक मत छोड़ो कि आपकी तकलीफ़ को बयान कर सके। ये उसी तरह की साजिश का हिस्सा है। न्यायालय का फ़ैसला अपनी जगह है, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझें, तो ये एक प्लान है कि आप अक़लियतों की, मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म कर दीजिए और पॉलिटिकल गवर्नेंस से, पॉलिटिकल स्पेस से तो उन्हें बिल्कुल बाहर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस मुल्क के संवैधानिक व्यवस्था को समझें तो 3 भाग होते हैं। लेजिस्लेचर, एमएलए एमपी जो होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, और तीसरा होता है जुडिशल स्पेस। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, 2 लोगों का दखल ज़्यादा होता है मुल्क को चलाने में, ब्यूरोक्रेट्स का, अधिकारियों का, और लेजिस्लेचर, नेताओं का। सबसे पावरफुल इसमें पोजीशन होती है पॉलिटिकल गवर्नेंस में, क्योंकि आप ही पार्लियामेंट में और असेंबलियों में बैठ के कानून बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव अधिकारी एग्जीक्यूट करते हैं। उसके एग्जीक्यूशन में कोई आर्बिट्रीनेस होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशल रिव्यू करके चेक करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो है पॉलिटिकल गवर्नेंस की। उससे मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए तो फिर क्या, उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। हमें हिस्सेदारी चाहिए। जब तक हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम ताकतवर नहीं हो सकते। और हम इस देश की तामीर में, इस देश को बनाने में, मजबूत करने में हमारी उतनी ही अहम भूमिका है जितनी और हमारे भाइयों की। अच्छा, अखिलेश यादव जब आज़म खान जेल गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि आज़म खान को मुसलमान होने की सज़ा मिली है, तो क्या मानते हैं आप? मैंने कहा ना, आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जिसमें वो भी शामिल है कि ये तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, असेंबलियों के कितने इलेक्शन हो गए 10 साल में, कितनी स्टेट्स के 2-2 बार असेंबलियाँ रिपीट हो गई, पार्लियामेंट के 2 इलेक्शन हो गए, तीसरा इलेक्शन आ रहा है। कितने मुसलमानों को एमएलए एमपी का टिकट दिया, कितने लोग राज्यसभा गए, कितने एमएलसी बने, कितने मंत्री बने, बताइए ना आप। तो आपको मुसलमानों को पॉलिटिकल स्पेस से ख़त्म करना है, पॉलिटिकल गवर्नेंस से बाहर करना है, ये है उसका हिस्सा है।
अगर कोई इस्टेब्लिश्ड है भी तो उसे ख़त्म कर देना है। अच्छा, जिस तरीके से आज़म खां को अब सज़ा हुई है, तो क्या कानूनी तौर पे उन्हें कोई राहत मिल सकती है कोर्ट से? देखिए, फैसला तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है वो ये है कि उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं सेशंस कोर्ट में, और अगर वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी उनके पास कई मौके हैं कि वो अपनी बेगुनाही को, अपनी मासूमियत को, इनोसेंस को, वो बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। ऐसे कई मामले आए, 2-2 जन्म प्रमाण पत्र के भी आए, 2-2 पासपोर्ट के भी आए, 2 पैन कार्ड के भी आए, लेकिन आज़म खां पे जो निर्णय हुआ, जो आदेश हुआ है, वो एक लगता है कि एक नज़ीर बनता जा रहा है। देखिए, नज़ीर तो ये जब बनेगा जब ये हायर कोर्ट से अपहेल्ड हो जाएगा। यही फैसला हाई कोर्ट भी करे, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी करे तो ये नज़ीर बन जाएगा। अभी तो कई स्टेजेस हैं इसकी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में, तो फिर नज़ीर बनेगा। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही कि इस तरह के मामले और भी आए हैं, लेकिन इन्हें सज़ा हुई। अब मैंने उसका फ़ैसला तो नहीं पढ़ा, जिन जज साहब ने इसका फ़ैसला करा है तो उन्होंने सारे एविडेंस को, प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के एविडेंस को देख के फ़ैसला किया होगा, और अगर उन्होंने गलती करी है तो हायर कोर्ट्स उस फैसले को क्वाश करेंगी, उसको ख़त्म करेंगी और सेटिसाइड करेंगी। अच्छा, बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आज़म खां को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और हाई कोर्ट से अभी तक के मामलों में रिलीफ नहीं मिला है, जो भी रिलीफ मिला है आज़म खां को अभी तक सुप्रीम कोर्ट से मिला है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे ना उनके मुकदमों का इल्म नहीं है, ना मैं उनका वकील हूँ। अगर मैं उनका वकील होता तो शायद कुछ बता सकता, वो भी अपनी हद के अंदर रह के। जब कोई मुकदमा विचाराधीन होता है अदालतों में तो तरीक़ा यही है कि उस मुकदमे की डिटेल्स को पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहिए। आप रिपोर्टर हैं, आप भी जानते हैं कि जब विचाराधीन है मुकदमा तो आप सारी बात पब्लिक में नहीं कह सकते। अब क्योंकि मीडिया का ज़माना है और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग सब देख सकते हैं, तो रिपोर्टिंग इसकी हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सही हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो कभी ना कभी आपको राहत मिलती है और आपके साथ इंसाफ होता है। लगता है कि आपको जिस तरीके से आज़म खां का साथ अखिलेश ने बहुत हल्के मार्क्स में दिया, और आज़म खां के साथ समाजवादी पार्टी उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को खड़े होना चाहिए था, तो इसी वजह से जो आज़म खां को ये आज दिन देखना पड़ा। मैं नहीं कह सकता किस हालात में समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को उनको और मजबूत करना चाहिए था। आम लोगों का भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी आज़म खां के साथ और मजबूती से खड़ी हो सकती थी। देखिए, जमहूरी निज़ाम में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जब आपके साथ लोग होते हैं, आवाम होती है, तो कोई भी आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी और मजबूती से उनके साथ खड़ी हो सकती थी। वो क्यों नहीं हुई इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन और अच्छे से, मजबूती से आज़म खां का साथ दे सकती थी। अब लगता है आपको कि जिस तरीके से आज़म खां का बेटा अब्दुल्ला आज़म जेल में है, आज़म खां की जेल में है, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जेल में है, तो अब आज़म खां की सियासी जो विरासत थी उसको कौन संभालेगा, या अब कोई नया चेहरा उभर के आएगा रामपुर की राजनीति में, क्या लगता है? देखिए, आज़म खां की फैमिली का, उनके ख़ानदान का, सियासत का क्या फ्यूचर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब रामपुर में एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कम से कम शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से, अधिकारी तो खैर सरकार का हिस्सा होते हैं, सरकार से सवाल पूछ सके, उनकी कारकर्दगी को और उनकी जवाबदेही को तय कर सके। तो एक नई लीडरशिप की रामपुर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ रामपुर के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। आज़म खां साहब वैसे भी 75 साल की उनकी उम्र है, तो हमेशा तो कोई रहता नहीं है, ट्रांजिशन फेज़ आता है, पुराने लोग फेज़ आउट होते हैं, नए लोग आते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बड़ा पॉलिटिकल स्पेस आज खाली है उसको सही लोग उस जगह को भरें तो रामपुर के लिए भी बेहतर है, उत्तर प्रदेश के लिए भी बेहतर है और इस मुल्क के लिए भी बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी बड़ा नेता है तो उसका बेटा ही उस ज़िले की सियासत को संभाले या उसका पोता उस ज़िले की सियासत को संभाले। नए लोग भी आना चाहिए, उनको भी लोगों को टेस्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई लीडरशिप की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुलेमान साहब, जिन्होंने कहा कि आज़म खां का सियासी दौर तो काफ़ी अच्छा बीता है, लेकिन
अब रामपुर को नई लीडरशिप की ज़रूरत है। राजीव वर्मा, रामपुर।